नमस्कार दोस्तों, आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान प्रासंगिकता पर बात करेंगे। क्या यूएनओ वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं है? देखिए, वर्तमान में यूएनओ प्रासंगिक नहीं है। ये अपनी स्थापना के समय से ही अपना वर्चस्व खो चुका है। यह राष्ट्र संघ का ही प्रतिरूप बनता जा रहा है। पावरफुल देश जो संपन्न राष्ट्र है उनके चरणों में रहता है यूएनओ, और जो गरीब राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, उनको दबाने का काम करता है। यह एक तरीके से तानाशाही है। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो यूएनओ कुछ नहीं कर सका। भारत जैसे देश जो यूएनओ में कोई मामला लेकर जाते हैं, आज कश्मीर का मुद्दा बरसों यूएनओ के पास रहा है, लेकिन आज तक कश्मीर मुद्दे का कोई हल यूएनओ नहीं निकाल पाया है और फ्यूचर में भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि यूएनओ के जो वीटो पावर वाले राष्ट्र हैं वे ही सर्वे सर्वा है दुनिया में, वे ही सब कुछ है। अगर किसी व्यक्ति के, किसी राष्ट्र को कोई काम कराना है तो उन्हें वीटो पावर वाले राष्ट्रों की ओर देखना पड़ेगा। यह भारतीय राजनीति की सबसे गंदी सोच है कि आज भी हम यूएनओ से जुड़े हुए हैं। अगर हम पावरफुल बने, अगर हम सक्षम बने तो यूएनओ वीटो पावर देने के लिए आगे होके हमारे पास आएगा। आज हमारी मानसिकता रहती है कि हमें देश दुनिया से जुड़ के रहना है तो हमें वीटो पावर के बिना भी यूएनओ में रहना पड़ेगा। आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र भारत आज भी वीटो पावर से बहुत दूर है, और जितने भी राष्ट्रों के पास वीटो पावर है उनमें से रूस को छोड़ दिया जाए तो एक भी राष्ट्र ये नहीं है, ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि भारत को भी वीटो पावर मिले। और बिना वीटो पावर के यूएनओ की सदस्यता रखने से कोई मतलब नहीं है, कोई विशेष फायदा भारत को नहीं हो रहा है। भारत यूएनओ का 3% खर्चा उठाता है। सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका उठाता है, तो अमेरिका अपनी तानाशाही चलाता है। उसने अफगानिस्तान को बर्बाद करना था तो अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अभी उसको एग्जिट करना था तो तुरंत एग्जिट कर लिया। उसके निर्णय अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसके अनुसार वो निर्णय लेता है। वो एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता, और भारत सरकार पिछले कई वर्षों से अमेरिका की तरफ जाने को तैयार है, अमेरिका की विचारधारा को अपना रही है। 1991 में भारत में सबसे पहले जो घाटे का बजट बना वो भी अमेरिकी विचारधारा के कारण ही बना। वो आज जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो रूस से संबंध तोड़े। अगर भारत सरकार ऐसा घटिया निर्णय करती है या रूस के विरोध में कोई मतदान करती है तो भारत के लिए यह बड़ी शर्मनाक हार होगी, शर्मनाक कार्य होगा, क्योंकि जब जब हमें जरूरत पड़ी है तब तब रूस ने हमें साथ दिया है। रूस हमारा एकमात्र हितैषी राष्ट्र है। यूक्रेन ने कभी भारत का कोई साथ दिया नहीं है, वो इतना पावरफुल भी नहीं है। भारतीय बच्चे वहां जाते हैं शिक्षा के लिए, उसका कारण है कि भारत में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म है। आज की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में 70% सरकारी विद्यालयों की स्थिति है कि या तो उनके पास बिल्डिंगें नहीं है, बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो पढ़ाते नहीं है, और पढ़ाते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आज अगर वास्तविकता में किसी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को प्रश्न पूछे जाएं तो उसको आधे के जवाब आते नहीं हैं। शिक्षा व्यवस्था खत्म हो चुकी है, चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है। अभी जब कोरोना काल आ गया था तो हालत खराब हो गई थी भारत की। उसके अलावा अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की तो भारत में 2 करोड़ से अधिक लंबित मामले, 2 करोड़ से अधिक मामले लंबित है, जिनकी सुनवाई कई वर्षों से चल रही है और अभी तक कब तक चलेगी पता नहीं है।
आज भी हम प्राचीन कानून व्यवस्था को लेकर बैठे हुए हैं, इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर हम यूएनओ की बात करें तो यूएनओ एक रबर स्टैंप से ज़्यादा कुछ नहीं है, और भारत जो इस रबर स्टैंप से चिपका हुआ है उसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है कि आज इसके संस्थापक राष्ट्रों में शामिल भारत आज इतने सालों बाद भी भारत का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया, जबकि भारत के बाद गठित चाइना आज उस समय से इसका स्थायी सदस्य है। ये हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नाकामियां थी कि पहली बात तो हमने हमारे जो कैलाश मानसरोवर को चाइना को दे दिया, एक तरफा कार्रवाई की चाइना ने, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान जो समर्थित यानी पाकिस्तान का जिस भारत के भूभाग पर कब्जा है उसको आज तक यूएनओ भारत को नहीं दिला पाया है और ना ही दिला पाएगा। अगर भारत को सक्षम बनना है तो हमें ही कुछ कार्य करना पड़ेगा। दुनिया में वर्षों से ये नियम चला आ रहा है, जो सक्षम होगा वो ही जीतेगा, वो ही रहेगा, असक्षम खत्म हो जाएगा। यह नियम आज से नहीं वर्षों से चल रहा है, सनातन काल से चल आ रहा है। जो उस समय शक्तिशाली राजा होते थे वो छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करते थे, उसी तरीके से आज चल रहा है। आज हर छोटा राष्ट्र खत्म होने के कगार पर है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। आज चाइना कर्जे बांट रहा है, कर्जे बांटकर उस देश को कैप्चर कर रहा है। भारत केवल वेट एंड वॉच की नीति कर रहा है, पुराने राजाओं की तरह गलतियां कर रहा है। पुराने राजा जिन्होंने किले में रहकर युद्ध लड़े हैं वो किले का पतन हुआ ही है, वो हारे ही हैं, और जब उन्होंने किले के द्वार खोलकर बीच मैदान में लड़ाई लड़ी है हमेशा जीत का डंका बजाया है। वैसे ही भारत को बजाना पड़ेगा, लेकिन हमारी राजनीतिक मजबूरियां हैं। वो क्या है? तो राजनीतिक मजबूरियों में सबसे पहली बात है कि हमने कर्जा बहुत ज़्यादा ले रखा है। आज भारत पर जितना कर्जा है उसको अगर चुकाने बैठे हैं तो भारत लड़खड़ाने लग जाएगा। भारत की इकोनॉमी बिल्कुल लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि इन राजनेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत अधिक मात्रा में कर्जा बढ़ा लिया है। 2009 से 2014 के बीच में 5 साल में कर्जा डबल हो गया। 224 अरब डॉलर का कर्जा था 2009 में, वो 445 करोड़ का कर्जा कैसे बन गया 2014 में? इन 5 सालों में ऐसा कौन सा विकास कर दिया, यह आज तक किसी को समझ में नहीं आता है। तो मेरी आप समग्र जनता से अपील है कि अब हमें एक मजबूत स्टंट बनना चाहिए, भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना चाहिए। इसके लिए इस बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी विचारधाराओं को खत्म करके एक सशक्त विचारधारा लानी पड़ेगी, और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को 21वीं सदी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तभी हम बच सकते हैं, तभी हम बने रह सकते हैं। और भारत में एक समुदाय विशेष के लोग